Hello students, in today's lecture number 2 on wave optics, we shall have discussion on wavefront and Huygens principle. So first we discuss the meaning of wavefront. वेवफ्रंट समझने के लिए मैंने आपके सामने देखिए एक एग्जाम्पल एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी के जरिए मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करना चाहूँगा। मैंने एक बाउल के अंदर पानी भर लिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे किसी पॉन्ड में पानी भरा हुआ है और अचानक आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, या पानी को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मैं इस पानी को डिस्टर्ब करता हूँ, आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने पानी, अभी देखिए पानी एकदम शांत है। जैसे ही मैं पानी को डिस्टर्ब करता हूँ, ये देखिए, अगेन यू सी, ये देखिए, अगेन यू वॉच। सो जहाँ मैंने देखिए पेन से जहाँ पानी को टच किया है उसके चारों तरफ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, उसके चारों तरफ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। और कैसे क्रिएट हो रहा है? स्फेरिकल फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, स्फेरिकल फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, स्फेरिकल फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। और देखिए वापस शांत हो गया पानी। और जैसे ही मैंने इस पेन से इसको डिस्टर्ब किया तो देखिए वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ। इसे कहते हैं वेव फ्रंट। ये है वेव फ्रंट जो आपको पानी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी शांत है, वापस से देखिए, ये देखिए, दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट। चलिए, तो अब हम जानते हैं मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट। मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट क्या कहता है कि जब हम किसी पानी से भरे हुए पॉन्ड के अंदर, मान लीजिए ये पॉन्ड है, पानी से भरा हुआ है, इसमें जब आप यहाँ पर पानी पत्थर का टुकड़ा गिराते हैं तो इस जगह यदि गिराया तो इसके चारों तरफ का जो पानी है वो इस तरीके से स्फेरिकल फॉर्म में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, जो इस तरीके से आगे बढ़ता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है डिस्टरबेंस, आपने अभी देखा था। और कुछ समय के बाद वो वापस स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है। तो देखिए वेव फ्रंट एक्चुअली है क्या? डिस्टरबेंस है। एक्चुअली क्या है? ये डिस्टरबेंस है। एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड इट व्हेन वी थ्रो a piece of stone or when we try to disturb the surface of water with the help of any object, then we see the circular patterns of alternate crest and trough begin to spread out. तो देखिए मैं वापस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं इस पेन को यहाँ टच करता हूँ तो देखिए सर्कुलर पैटर्न्स आप देख सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न्स बन रहे हैं। और ये सर्कुलर पैटर्न्स आप देख सकते हैं, ये क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में सर्कुलरली, जिस जगह मैंने पेन वाटर को टच किया है पेन से, इसकी जगह आप पत्थर गिरा करके देख सकते हैं। किसी पॉन्ड ऑफ वाटर में जब आप किनारे बैठते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो इस तरीके से पानी सर्कुलर पैटर्न के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जिसमें क्रेस्ट और ट्रॉ जो है एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये था पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का मतलब जहां पर आपने पानी को जो है पानी के अंदर पत्थर का टुकड़ा गिराया या पानी को डिस्टर्ब किया था जिस जगह से, किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के चारों तरफ ये जो क्रेस्ट और ट्रॉ हैं, ये सर्कुलर पैटर्न की फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है। तो ऑल द पार्टिकल्स लाइंग ऑन ए क्रेस्ट इन द पोजीशन ऑफ देयर मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी पार्टिकल्स, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, या पॉइंट मान लीजिए, इन पॉइंट्स को यदि हम मिला दें, ये सभी जो पॉइंट्स हैं, देखिए ये जब सभी जो पॉइंट्स हैं आप किसी भी डिस्टेंस पर ले लीजिए, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सभी पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स होंगे? ये सेम फेज के अंदर होंगे। सेम फेज का मतलब क्या है कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। बेसिकली ये है क्या? डिस्टरबेंस है। ये डिस्टरबेंस यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, ऐसे ही इधर गया ये डिस्टरबेंस, ऐसे ही डिस्टरबेंस इधर गया, 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 ऐसे ही डिस्टरबेंस इधर गया। तो चारों तरफ ये डिस्टरबेंस जो है स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंसेज हैं, इस सरफेस की यदि मैं बात करूं, इस सर्कुलर सरफेस की बात करूं, तो इस पर ये जो डिस्टरबेंसेज के पॉइंट हैं, इनको यदि मैं इमेजिन करता हूं, तो ये सेम जो इंस्टेंट पर, यानी सेम फेज के ये पॉइंट कहलाएंगे, यानी सेम टाइम पर ये इस सरफेस पर होंगे।
ठीक है, तो सेम फेज के पॉइंट्स को यदि हम मिला दें तो उसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। सो वेव फ्रंट इज नथिंग बट द लॉकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। कौन से पॉइंट्स का लॉकस होता है, लॉकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। तो हम लिख सकते हैं, सो वेव फ्रंट may be defined as, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, द locus of all such points। कौन से पॉइंट, इस तरीके के पॉइंट्स, locus of all such points oscillating, locus of all such points अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, द locus of all such points oscillating in the same phase, in the same phase, सेम फेज के अंदर जो पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे हैं उनका जो लॉकस होगा, देखिए लॉकस यानी पाथ ना, ठीक है, पॉइंट्स को मिला करके जो पाथ आपको मिलता है उसे हम लॉकस कहते हैं। लॉकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स का लॉकस, ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, 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 ये सभी पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे इस सरफेस पर ये वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है, वैसे ही इस सरफेस पर ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सेम टाइम पर ये सेम रेडियस का एक सर्कुलर पैटर्न फॉलो करेंगे, सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे। तो ये जो लॉकस है सभी पॉइंट्स का जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट इज नथिंग बट द लॉकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी क्रेस्ट और ट्रॉ है वो वेव फ्रंट है। भाई इसमें जो भी क्रेस्ट और ट्रॉ, इसके चारों तरफ, इस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के चारों तरफ जो भी क्रेस्ट और ट्रॉ प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको यदि हम मिला दें, क्रेस्ट को मिला दें तो एक वेव फ्रंट मिलेगा, ट्रॉ को मिला दें तो एक वेव फ्रंट मिलेगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पानी के अंदर आप पीस ऑफ पेबल गिरा दें, पत्थर का टुकड़ा गिरा दें, या फिर पानी को किसी ऑब्जेक्ट से डिस्टर्ब कर दें। ऐसे ही ये मान लीजिए बल्ब है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे जो लाइट है वो चारों तरफ फैलेगी, इस तरफ जाएगी, 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 इस तरफ जाएगी। तो सेम पेज का एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सेम टाइम पर यदि हम सेम डिस्टेंस पर, ये सेम पेज के पॉइंट्स हैं, यदि इनको हम मिला दें तो ये जो लॉकस हुआ, ऑसिलेट लॉकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, ये क्या कहलाएगा, जो डॉटेड सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ये वेव फ्रंट कहलाएगा। और इसका नेचर क्या है, इस वेव फ्रंट का, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। तो वैसे ही लाइट के केस में आप देख सकते हो बल्ब के चारों तरफ उसकी लाइट चारों तरफ फैलती है। तो कुल मिलाकर के इन एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि वेव फ्रंट इज द लॉकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। या फिर हम कह सकते हैं कि वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कॉन्स्टेंट फेज। ये एक सरफेस है, यही तो सरफेस है वेव फ्रंट। ये कैसा सरफेस, जहां पर फेज, जितना फेज यहाँ पर है उतना सेम फेज यहाँ है, उतना ही 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 फेज यहाँ है। या हम कह सकते हैं कि वेव फ्रंट इज ए सरफेस, वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज का सरफेस है, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज का जो सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो। कांस्टेंट फेज का जो सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, क्योंकि सेम फेज के पॉइंट्स को आप मिला रहे हो, उस पाथ को ही तो आप वेव फ्रंट करें। तो कांस्टेंट फेज का जो सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के वेव फ्रंट हो सकते हैं।
देखिए वेव फ्रंट जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। नंबर 1 इज स्फेरिकल। नंबर 1 इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट is nothing but if a wave is traveling in all directions from a point source, तो वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल होगा। यदि किसी सोर्स, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और यदि इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है वो स्फेरिकल फॉर्म में चारों तरफ फैल रही है, स्प्रेड आउट इन स्फेरिकल फॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, इस तरीके से चारों तरफ फैलती जा रही है लाइट। तो ये जो वेव फ्रंट, ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द टाइप ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो सोर्स का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। इधर भी जा रही है लाइट, इधर भी जा रही है लाइट, इधर भी जा रही है लाइट, है या नहीं? इधर भी जा रही है लाइट, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है लाइट, ठीक है, इधर भी ये लाइट, इधर भी ये लाइट जा रही है। इस तरीके से यदि चारों तरफ ये लाइट जाए किसी सोर्स से, तो उसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। अब वेव फ्रंट स्फेरिकल कब होगा? जब सोर्स कैसा हो? पॉइंट सोर्स हो। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ध्यान रखना, पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट सोर्स के चारों तरफ, पॉइंट सोर्स के चारों तरफ जो लाइट पहुंचेगी इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। इस पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चारों तरफ कवर करेगी, इसलिए वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। यदि सोर्स का नेचर, यदि सोर्स का नेचर आपका लीनियर है, इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप, तो उस केस में वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल हो जाएगा। उस केस में वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। देखते हैं इसको भी। देखिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करता हूं। नंबर 2 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में जो सोर्स है वो कैसा होगा? सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। यदि सोर्स ऑफ लाइट लीनियर शेप का है, शेप ऑफ द सोर्स इज लीनियर, यदि सोर्स ऑफ लाइट की शेप लीनियर है, ठीक है, स्लिट के जैसा है, तो उस केस में जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। सिलेंड्रिकल मतलब इस टाइप का, सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। इस तरीके से लाइट जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से लाइट जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल। कब? जब लीनियर सोर्स है। कैसा सोर्स है? लीनियर सोर्स है। लीनियर सोर्स यदि है, अब आप कहेंगे कि लीनियर सोर्स का मतलब क्या है? जैसे कि ये एक स्लेट, मैं रेक्टेंगुलर स्लेट बना देता हूँ बहुत पतली, इस टाइप का यदि कोई सोर्स है, तो ये रेक्टेंगुलर स्लेट मैंने आपको बना दी, ठीक है, फाइन रेक्टेंगुलर, फाइन फाइन रेक्टेंगुलर स्लेट, यानी फाइन मतलब बहुत ही मतलब थिन है, फाइन रेक्टेंगुलर स्लेट, ये कहलाएगा फाइन रेक्टेंगुलर स्लेट। जो मैंने आपको बना के बताई है फाइन रेक्टेंगुलर स्लेट, ये है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। तो जब ऐसा है सोर्स ऑफ लाइट, तो ये सोर्स ऑफ लाइट का शेप ऐसा है, तो इस टाइप का, यानी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और जब सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स था, देखिए पॉइंट सोर्स था, इस टाइप का सोर्स था, पॉइंट सोर्स था, तो वेव फ्रंट कैसा था? स्फेरिकल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वेव फ्रंट का पूरा पार्ट तो हम देख नहीं पाते हैं। जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उन जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे जैसे सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं, तो इनका जो साइज है वो कम होने लग जाता है। साइज कैसा होने लगता है? कम होने लगता है। कर्वेचर यानी कम होने लगता है। तो जो स्मॉल पोर्शन है वेव फ्रंट का, जब हम दूर से देखते हैं, ठीक है, ए वेव फ्रंट एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट।
तो तीसरा टाइप का जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या है? देखिए, शेप चाहे लीनियर है, शेप तो आपका पॉइंट सोर्स हो सकता है और लीनियर हो सकता है, दोनों ही शेप हो सकती है। बट पॉइंट और लीनियर सोर्स एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, देखिए जो पॉइंट सोर्स हैं, पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो चारों तरफ स्प्रेड हो रही है। ये देखिए चारों तरफ स्प्रेड हो रही है, पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है। तो जैसे जैसे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो दूर का जो वेव फ्रंट है उसका हमें कुछ हिस्सा ही दिखाई देगा, स्मॉल पोर्शन दिखाई देगा। तो जब हमें स्मॉल पोर्शन दिखाई देगा, जैसे ये वेव फ्रंट है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स जब होता है, तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे वेव फ्रंट दूर जाएगा, वैसे वैसे हम उसका स्मॉल पोर्शन हमें स्मॉल पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो स्मॉल पोर्शन एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये क्या हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट इज स्मॉल पोर्शन ऑफ spherical or spherical, small portion of spherical or small portion of spherical or you can say cylindrical wave front, cylindrical wave front, cylindrical wave front। ठीक है, cylindrical wave front, small portion of spherical or cylindrical wave front which is at very large distance। लार्ज डिस्टेंस पर जब हम बात करते हैं तो जो स्मॉल पोर्शन दिखाई देता है वो हमें प्लेन दिखाई देता है, और प्लेन वेव फ्रंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है प्लेन वेव फ्रंट। ये कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट है, इस टाइप से हम बनाते हैं। और प्लेन वेव फ्रंट के केस में जो रेज ऑफ लाइट हैं, ये देखिए, ये रेज ऑफ लाइट होंगी, ये रेज ऑफ लाइट, यानी जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, when the rays of light are parallel to each other। और ऐसा कब होगा जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होंगी? ऐसा उस समय होगा जब सोर्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। जब आप सोर्स से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं तो उस केस में रेज ऑफ लाइट को हम पैरेलल मान लेते हैं, स्ट्रेट पाथ में कंसीडर कर लेते हैं, तो उस केस में जो वेव फ्रंट है वो प्लेन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि मैंने आपको तीन बातें बताई, तीन बातों में पहली बात क्या बताई? जो फर्स्ट मैंने बात बताई, फर्स्ट, यदि रेज ऑफ लाइट ऐसे जा रही हैं, ये पॉइंट सोर्स है और इससे रेज ऑफ लाइट चारों तरफ इस तरीके से स्प्रेड हो रही है, ठीक है, इस तरीके से स्प्रेड हो रही हैं चारों तरफ, तो इस केस में जो वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे वो आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट का नेचर कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। ठीक है, और जब आपका सोर्स एक फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट है तो उस केस में जो वेव फ्रंट मिलेगा वो सिलेंड्रिकल मिलेगा। कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? सिलेंड्रिकल मिलेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। कब? सोर्स ऑफ लाइट जब आपका कैसा है? लीनियर सोर्स है। ठीक है, लीनियर यानी फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट है। फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट के केस में आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। लेकिन जब रेज ऑफ लाइट आपकी पैरेलल जाती हैं, इस तरीके से पैरेलल जाती है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाती हैं तो जो वेव फ्रंट है वो प्लेन होगा। तो जब सोर्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जब सोर्स का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो सोर्स का नेचर जो है मायने नहीं रखता। द शेप ऑफ द सोर्स डज नॉट मैटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज वेरी लार्ज। यदि सोर्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उस केस में शेप ऑफ सोर्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज वेरी लार्ज देन द वेव फ्रंट विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, क्योंकि उस लार्ज डिस्टेंस जब होगा तो रेज ऑफ लाइट जो है पैरेलल होंगी। आप तीनों ही केसेज में देख सकते हैं, ये रेज ऑफ लाइट है, ये वेव फ्रंट है इसका, ये रेज ऑफ लाइट है, ये इसका वेव फ्रंट है, ये रेज ऑफ लाइट है, इसका वेव फ्रंट ये है। रेज ऑफ लाइट हमेशा, रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट।
या फिर इसका उल्टा कह सकते हैं, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेज ऑफ लाइट। वेव फ्रंट जो है रेज ऑफ लाइट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने आपको 3 टाइप के वेव फ्रंट बता दिए। एक तो बताया स्फेरिकल वेव फ्रंट, और एक बताया मैंने आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और एक बताया आपको मैंने प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती हैं तो किस टाइप का वेव फ्रंट मिलता है। मान लीजिए रेज ऑफ लाइट किसी सोर्स से रेज ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है, हालांकि मैंने अभी बताया भी, दोबारा से देख लीजिए। रेज ऑफ लाइट यदि इस तरीके से जा रही हैं, इस तरीके से रेज ऑफ लाइट जा रही हैं, तो वेव फ्रंट कैसे होगा, प्लेन होगा। प्लेन वेव फ्रंट को सिंपली ऐसे स्ट्रेट लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या पूरा एक प्लेन बना दो, प्लेन बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप का आप प्लेन भी बना सकते हो। ये पूरा एक प्लेन बनाइए प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर रेज ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर ये जो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये आपको प्लेन वेव फ्रंट बताएगा। ये क्या बताएगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इस तरीके से वेव फ्रंट होगा। जब ये तो बात हो गई प्लेन वेव फ्रंट की, किसकी बात हो गई, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट की बात हो गई। ठीक है, ये रेज ऑफ लाइट है, इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक मान लीजिए कन्वर्जिंग है, कोई लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। मान लीजिए इस तरीके से इस पॉइंट पर लाइट आ रही है डिफरेंट डायरेक्शन से इस तरीके से, और एक पॉइंट पर मिल रही है लाइट। इस तरीके से एक पॉइंट पर लाइट मिल रही है, कन्वर्जिंग लाइट है। ठीक है, एक पॉइंट पर रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो उस केस में जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, वो स्फेरिकल होगा। लेकिन कैसा स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल में भी कैसा होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। इस टाइप से ये जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नेचर ऑफ वेव फ्रंट हो जाएगा इसके लिए। तो ये कैसा वेव फ्रंट हुआ, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, एस का मतलब स्फेरिकल, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ ये। लेकिन यदि किसी पॉइंट सोर्स से लाइट डाइवर्ज होती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट सोर्स है और इस सोर्स से लाइट ऐसे डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। इस तरीके से लाइट चली गई इस पॉइंट ऑफ सोर्स से, इस सोर्स से, ये सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ से लाइट जो है चारों डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रही है, इस तरीके से स्प्रेड हो गई, डाइवर्ज हो रही है। तो उस केस में वेव फ्रंट इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, इस तरीके से। और जो इस केस में वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल होने के साथ साथ कैसा स्फेरिकल, डाइवर्जिंग स्फेरिकल होगा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल होगा। इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कहेंगे इसको, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। अब ध्यान रखना, देखिए जब भी लाइट रेज किसी पॉइंट सोर्स पर इकट्ठी होती हैं, कन्वर्ज होती हैं या डाइवर्ज होती हैं, तो उस केस में स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। अब कन्वर्ज हो रही हैं तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब आप ऐसे ड्रॉ मत कर देना, इसको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। कई बार गलती कर देते हैं, और कन्वर्जिंग के केस में हम कन्वर्जिंग ऐसे लेते हैं, ये कन्वर्ज हो रही है लाइट रेज, और बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं वेव फ्रंट को। नो, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस, ये गलत है। ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। यदि पॉइंट इधर है तो आप देखिए इस स्फेरिकल सरफेस को कैसे ड्रॉ करोगे आप, कंपास स्केल से ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे इस आर्क को ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो आर्क का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो आर्क किस तरीके से ड्रॉ होगा उस तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए। तो ये कन्वर्जिंग हो गया, और ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। ये पॉइंट यहाँ है तो इधर इस तरीके से आएगा, ठीक है, और इस साइड में तो ऐसे आता, ऐसे आता। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है और ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो जब रेज ऑफ लाइट जो है किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं या किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं, तो वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल होता है। लेकिन यदि कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और डाइवर्ज हो रही है तो डाइवर्ज स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। लेकिन यदि रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है, ये बात हो गई वेव फ्रंट का मीनिंग क्या होता है और वेव फ्रंट की कितने टाइप्स होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि हाइगेन प्रिंसिपल क्या है। वेव फ्रंट के बारे में हमने जान लिया, वेव फ्रंट इज द लॉकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। उन पॉइंट्स का लॉकस होता है वेव फ्रंट जो कि सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। ऐसे पॉइंट जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं
उनका जो लॉकस है वो क्या कहलाता है, उनका जो लॉकस है वो कहलाता है वेव फ्रंट। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। चलिए हम बात करेंगे हाइगेन प्रिंसिपल की। हाइगेन प्रिंसिपल, तो देखिए हाइगेन प्रिंसिपल क्या होता है, दिस पहले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। दिस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैंने आपको थ्योरीज ऑफ लाइट के बारे में ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, डिफरेंट थ्योरीज के बारे में बताई थी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो हाइगेन ने दिया था उसका बेसिस है कौन, हाइगेन प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल 1678 में, ध्यान कीजिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी गई थी। इसका जो बेसिस है, आधार है, वो क्या है, हाइगेन प्रिंसिपल है। इट टेल्स, ये क्या बताता है, हाइगेन प्रिंसिपल टेल्स हाउ ए वेव फ्रंट प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम। किसी मीडियम से वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट होता है। ठीक है, किसी मीडियम से कोई वेव फ्रंट कैसे प्रोपोगेट होता है, ये कौन बताता है, हाइगेन प्रिंसिपल बताता है। समझ में आई होगी बात। हाइगेन प्रिंसिपल का बेसिस कौन है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और ये हमें क्या बताता है, हाइगेन प्रिंसिपल हमें बताता है कि वेव फ्रंट किस तरीके से प्रोपोगेट होता है, हाउ ए वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स थ्रू ए मीडियम। ठीक है, एक अब होता क्या है ये हाइगेन प्रिंसिपल, एज पर हाइगेन प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू हाइगेन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट, जो प्रत्येक पॉइंट होता है, ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स which adds up to give a wave front at any later time। मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखिए मतलब समझा देता हूँ। देखिए हाइगेन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो वेव फ्रंट है, ये जो पॉइंट सोर्स है, इससे ये जो वेव फ्रंट, पहला वेव फ्रंट जो निकला है, ये वाला वेव फ्रंट, इसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। पॉइंट सोर्स से निकलने वाला पहला जो ये वेव फ्रंट है, डिस्टरबेंस है, इसे हम प्राइमरी वेव फ्रंट और डिस्टरबेंस कहते हैं। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट का भी each and every point of this primary wave front will act as a source of secondary wave front। ये भी अपने आप में एक पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करेंगे। समझ रहे हो, ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से ये क्या निकला, पहला डिस्टरबेंस, जिसको आपने क्या कहा, प्राइमरी वेव फ्रंट कहा। प्राइमरी वेव फ्रंट का भी प्रत्येक बिंदु, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, each and every point of primary wave front will act as a source of secondary wave front। ये भी अपने आप में एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे। कौन, प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह वर्क करेगा और यहां से भी एक वेव फ्रंट एमिट होगा और ये वेव फ्रंट आगे की तरफ बढ़ेगा चारों तरफ, और ये देखिए ये सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गया। ठीक है, ये क्या मिल गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गया। तो ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड्स अप टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। जो कि वेव फ्रंट देता है किसी और समय पर। तो ये सोर्स था, सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट निकला, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। और यहां से जो डिस्टरबेंस इन पॉइंट सोर्स से निकलेगा, प्राइमरी वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट से जो डिस्टरबेंस निकलेगा वो ऐड होंगे और किसी और टाइम पर दूसरा वेव फ्रंट दे देंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। फिर इस सेकेंडरी वेव फ्रंट का भी प्रत्येक ईच एंड एवरी पॉइंट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। तो यहां से भी जो डिस्टरबेंस निकलेगा वो नया वेव फ्रंट देगा किसी और टाइम पर। इसका प्रत्येक पॉइंट भी अपने आप में एक सोर्स ऑफ लाइट होगा और वो जो है एक नया वेव फ्रंट देगा आगे। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी का लॉस होगा, वैसे वैसे एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, ध्यान रखिए। इसलिए तो पानी में जब पत्थर फेंकते हो तो जिस जगह आपने पत्थर गिराया था, जैसे मैंने, देखिए ये पानी है, इसमें मैंने जिस जगह इस पानी की सरफेस को टच किया ना, जिस जगह टच करूंगा, ये मैंने यहाँ टच किया, देखो जिस जगह टच किया वहां डिस्टरबेंस ज्यादा, वहां डिस्टरबेंस ज्यादा, जिस जगह टच किया, जिस जगह टच किया वहां डिस्टरबेंस ज्यादा है, वहां डिस्टरबेंस ज्यादा है। और ये डिस्टरबेंस जैसे जैसे आगे गया वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला गया, इसकी एनर्जी कम होती चली गई। ठीक है, ये है हाइगेन प्रिंसिपल। क्या कह रहा है हाइगेन प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस।
तो देखिए क्या है, पहला अजम्पशन क्या है, इस हाइगन ने क्या अज्यूम किया था। हाइगन ने कहा कि ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट, मैंने अभी बताया आपको प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट ये रहा प्राइमरी वेव फ्रंट, ये सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से जो ये पहला वेव फ्रंट निकल रहा है, पहला डिस्टरबेंस निकल रहा है, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाएगा। और कह रहा है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट का सोर्स होगा। ठीक है, यहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलेंगे, यही लिखा हुआ है। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, और न्यू आप कह सकते हैं वेव फ्रंट, डिस्टरबेंस को आप वेव फ्रंट भी कह सकते हो। ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, और वेवलेट भी इसको हम कहते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट कहो, सेकेंडरी वेव्स कहो, या सेकेंडरी वेवलेट कहो, कुछ भी कह सकते हैं। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है बेटा, ये जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट था, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट से ये मिल गया हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये इस चारों तरफ, सोर्स के चारों तरफ जो डिस्टरबेंस जा रहा है, ये किस स्पीड से प्रोपोगेट हो रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट से चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है। इट इज स्प्रेडिंग आउट विद स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। ये किसने कहा, हाइगन ने कहा। ठीक है, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट और ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, किसी और समय पर जो नया वेव फ्रंट होगा, इज गिवन बाय फॉरवर्ड एनवेलप और टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट टाइम। ये अभी मैं आपको बताऊंगा। भाई ये जो नया वेव फ्रंट मिला, ये जो नया वेव फ्रंट मिला, ये क्या है, ये इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट हो गया। इन सभी टेंजेंट्स को मिला दें तो एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चारों तरफ डायरेक्शन, टेंजेंशियल जो सरफेस होता है वही तो नया वेव फ्रंट होगा। जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वही तो आपको नया वेव फ्रंट देगा, जिसको आप सेकेंडरी वेव फ्रंट कह रहे हो किसी टाइम पर। ठीक है, अब हम इसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किसका, हाइगन प्रिंसिपल का। और इसमें डिफरेंट जो स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, इसके कंस्ट्रक्शन में, उनको भी जानेंगे कि कैसे न्यू पोजीशन को हम लोकेट करते हैं वेव फ्रंट की, शेप क्या होगा वेव फ्रंट का किसी टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलती है। ये कैसा सोर्स है, मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, या कैसा भी सोर्स है, जरूरी नहीं है कि पॉइंट सोर्स आप मानो। ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगी चारों तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो पहला वेव फ्रंट है, दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सोर्स। ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 पर पहला वेव फ्रंट आपको मिल गया, t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पर ये प्राइमरी वेव फ्रंट आपको मिल गया। अब क्या कहा, हाइगन ने कहा कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्राइमरी वेव फ्रंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट और वेवलेट्स। ठीक है, each and every point of this primary wave front will act as a source of secondary disturbance और secondary wavelet और secondary wave front। तो किसी टाइम t के बाद, t सेकेंड्स के बाद क्या होगा, यहां से जो लाइट निकलेगी वो स्पीड ऑफ लाइट से चारों तरफ स्प्रेड होगी, इस तरीके से स्प्रेड होगी, स्पीड ऑफ लाइट से चारों तरफ स्प्रेड होगी, इस तरीके से स्प्रेड होगी। ठीक है, इस तरीके से हर एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकलेगी इस तरीके से चारों तरफ स्प्रेड होगी, और स्पीड ऑफ लाइट जो चारों तरफ फैल रही है किसी पॉइंट सोर्स के, वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये जो सर्किल्स बने हैं t सेकंड के बाद किस रेडियस के होंगे, भाई स्पीड, किस स्पीड से लाइट जा रही थी, c से, और कितने समय के बाद, t के बाद। तो डिस्टेंस कितना होगा, c इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो इस रेडियस का सर्किल ये क्या कर लेंगे,
ड्रॉ कर लेंगे। इस रेडियस का सर्किल हो जाएगा कितने टाइम के बाद, सी टी टाइम के टी टाइम के बाद। किस रेडियस का सर्किल, सी टी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो सर्किल्स आपको मिले हैं इस पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये जो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या हो गया, t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गया। t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गया, और बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट ये मिल गया। ये बैकवर्ड वेव फ्रंट मिला, ये बैकवर्ड वेव फ्रंट मिला, ये जो वेव फ्रंट मिला ये बैकवर्ड वेव फ्रंट मिला। और किस नेचर का है, स्फेरिकल नेचर का है। ठीक है, स्फेरिकल नेचर का है। और किस जगह पर है, इस जगह पर है। ठीक है। अब ऐसे ही यदि मैं मानूं कि प्राइमरी वेव फ्रंट जो है प्लेन है, इस टाइप से है प्राइमरी वेव फ्रंट, इस टाइप का है प्राइमरी वेव फ्रंट। अब प्राइमरी वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पॉइंट है वो इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट और डिस्टरबेंस। ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस के लिए क्या होगा, सोर्स होगा। तो यहाँ से जो लाइट है टी समय के बाद इस तरीके से सी इंटू टी रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेगी। सी इंटू टी रेडियस का ये सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, सी इंटू टी रेडियस का। इस तरीके से प्लेन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सभी सर्किल्स का रेडियस कितना होगा, सी इंटू टी। तो जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका ईच एंड एवरी पॉइंट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट एंड इट विल कवर ए सर्किल ऑफ रेडियस सी इंटू टी। ठीक है, सी इज द स्पीड एंड टी इज द टाइम। तो टी टाइम के बाद में जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा वो देखिए ये मिल गया। तो यदि प्राइमरी वेव फ्रंट प्लेन है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी प्लेन मिल गया। ठीक है, और ये हो गया आपका बैकवर्ड वेव फ्रंट। ये क्या हो गया, बैकवर्ड वेव फ्रंट। तो किसी टाइम टी पर आपको वेव फ्रंट निकालना है तो आपने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पॉइंट होगा, 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 ये सभी सेम फेज के पॉइंट होंगे। तो वेव फ्रंट इज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। ठीक है या नहीं। तो इस तरीके से हम इस हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से क्या पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ वेव फ्रंट एंड ऑल्सो द लोकेशन। तो हमने क्या लिखा, क्या किया, जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। ए सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स वेव फ्रंट स्फेरिकल और प्लेन। ए सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट जो है एमिट करता है वेव फ्रंट। कैसा, ए सोर्स ऑफ लाइट एमिट्स वेव फ्रंट स्फेरिकल और प्लेन, propagates with speed of light in all directions. Let AB be the primary wave front at t is equal to 0. मान लीजिए इसका नाम क्या है, AB है। ये पॉइंट A नाम दे दिया और ये पॉइंट B नाम दे दिया। ठीक है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, each and every point of primary wavefront will act as a source of secondary wavefront, also known as secondary wavelets. These secondary wavelets propagates with the speed of light and covers equal distance c into t after time t second. That is, each and every wavelet will produce a sphere of equal radius. स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, ये जो सर्कुलर पाथ है स्फेरिकल, आप कहो स्फेरिकल, तो स्फीयर जो है इक्वल रेडियस के बनाए। When we draw tangent on each and every sphere of a secondary wavefront, जब हम tangent draw करते हैं then when we draw tangent on each and every sphere a secondary wavefront is obtained. वो tangent आपको क्या दे देगा, secondary wavefront दे देगा in forward direction which will also propagate with the speed of light c. ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा। ये हाइगन प्रिंसिपल की बात हो गई। हाइगन प्रिंसिपल की कुछ कमियां भी थी, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लें। हाइगन प्रिंसिपल की कुछ शॉर्ट कमिंग हैं, वो शॉर्ट कमिंग क्या है देखिए। इन दिस प्रिंसिपल वी ऑल्सो हैव ए बैकवर्ड वेव फ्रंट। इस हाइगन प्रिंसिपल में देखिए आप, जरा आप इसको देखिए, इसमें ये बैकवर्ड वेव फ्रंट भी मिल रहा है, ये बैकवर्ड वेव फ्रंट भी मिल रहा है। ठीक है, ये इस बैकवर्ड वेव फ्रंट के बारे में हाइगन ने कहा कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैकवर्ड वेव फ्रंट, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड लगभग 0 होता है। इसकी इंटेंसिटी, जब एम्पलीट्यूड 0 होगा तो इंटेंसिटी का लगभग 0 होगी, नेग्लिजिबल होगी, इसलिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो रेज ऑफ लाइट जाती हैं और रेज ऑफ लाइट जो है इस तरीके से स्प्रेड हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, और वेव फ्रंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए थीटा की जो वैल्यू आई ना, इसके लिए बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए थीटा की वैल्यू पाई और फॉरवर्ड वेव फ्रंट के लिए थीटा की वैल्यू 0 आई। तो जब थीटा इज इक्वल टू पाई रखते हैं तो एम्पलीट्यूड आता है 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो एम्पलीट्यूड आता है मैक्सिमम। यानी फॉरवर्ड जो वेव फ्रंट है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और बैकवर्ड वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड मिनिमम। जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, उसकी इंटेंसिटी नेग्लिजिबल होगी। और फॉरवर्ड वेव फ्रंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, इसलिए केवल इसका इंपॉर्टेंस होगा। यही बात उन्होंने शॉर्ट कमिंग में बोली। In this principle, we also have a backward wavefront for which Huygens argued that the amplitude of secondary wavelet or wavefront is proportional to 1 plus cos theta. जो एम्पलीट्यूड है सेकेंडरी वेवलेट का वो 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द रे एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट की डायरेक्शन और रे के बीच का एंगल है। देखिए ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पर वेव फ्रंट तो ऐसे हो गया, ये वेव फ्रंट कैसे निकलेगा, स्फेरिकल निकलेगा, और रे ऑफ लाइट ऐसे जाएंगी, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और वेव फ्रंट ऐसे जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, वेव फ्रंट ऐसे जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट जो है उस केस में, किस केस में, बैकवर्ड वेव फ्रंट के केस में, जो थीटा है, जो थीटा एंगल है बिटवीन रेज एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, तो बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए उन्होंने कहा कि थीटा की वैल्यू पाई होगी और इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो -1 यानी 0, यानी एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या आ गया, एम्पलीट्यूड इज 0, और एम्पलीट्यूड 0 है तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई, 0। इसलिए उन्होंने कहा कि बैकवर्ड वेव फ्रंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड वेव फ्रंट के लिए थीटा का वैल्यू 0 है, तो थीटा का वैल्यू 0 होने पर 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 0, और ये हो जाएगा कॉस 0 1 होता है तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हुआ, एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम हुआ, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो गई, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने की वजह से, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। और ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसको उन्होंने ऑब्लिक्विटी फैक्टर नाम दिया। क्या नाम दिया, ऑब्लिक्विटी फैक्टर, ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा को। तो ऑब्लिक्विटी फैक्टर इसका 0 आ रहा है बैकवर्ड वेव फ्रंट का, और फॉरवर्ड वेव फ्रंट का मैक्सिमम आ रहा है। इसलिए जो फॉरवर्ड वेव फ्रंट है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसलिए केवल फॉरवर्ड वेव फ्रंट का इंपॉर्टेंस है, बैकवर्ड वेव फ्रंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा, हाइगन ने कहा। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है हाइगन का, ये कम्प्लीटली एक एडॉक स्टेटमेंट था, ठीक है, ये कोई एक परमानेंट एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब देखिए यूज क्या होता है हाइगन प्रिंसिपल का, इट इज यूज टू डिटरमाइन द नेचर एंड लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट। हम इससे नेचर पता कर सकते हैं, किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा और किस जगह होगा वेव फ्रंट, ये भी पता कर सकते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर नेचर और लोकेशन यदि आपको वेव फ्रंट की पता करनी है तो हाइगन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। हाइगन प्रिंसिपल इज यूज टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करने के यूज में आता है। तो ये बात हुई हाइगन प्रिंसिपल की। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि व्हाट इज वेव फ्रंट एंड व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल, और इसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात की, इसमें शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं और इसके यूजेज क्या हैं, ये सब बातें की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।